सिंधु घाटी सभ्यता के शासन स्वरूप की यदि बात करें तो स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि धार्मिक जीवन, राजनीतिक आर्थिक जीवन या उनके नगरीय जीवन की बात होती है। उनका जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक शासन व्यवस्था थी, वह उसका उदाहरण बहुत कम दिख रहा है और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वे लोग किस तरह की शासन व्यवस्था पर विश्वास करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि शायद जो बड़े बड़े शहर कुछ जगहों पर पाए गए हैं, ये शायद उस क्षेत्रों की राजधानियां हुआ करती थी या रियासतों जैसा कुछ रहता था। कालीबांगन, लोदाल, हरप्पा, मोहनजोदारो, चन्हुदारो, ये अलग अलग क्षेत्रों में एक समानतः दूरी पर लगभग पाए गए हैं, इसलिए यह अंदाज लगाया जाता है। लेकिन फिर भी एक अन्य वर्ग के इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा परिलक्षित नहीं होता कि ये क्षेत्रीय उसमें बटे हुए थे, बल्कि शायद उनको लगता है कि यह शासन व्यवस्था केंद्रित थी, एक व्यक्ति केंद्रित या एक केंद्र केंद्रित थी, क्योंकि सभी जगह लगभग समान तरीके की कार्यशैली या उनके जीवन यापन की शैली पाई गई है। यह समानता इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद राजनीतिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी जो किसी एक धुरी पर केंद्रित थी। राजा या लोकतंत्र, इस पर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तय था कि लोग अपने विचारों को, अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। राजनीतिक व्यवस्था जानने के बाद अब हम आते हैं उनके एक बहुत अहम बिंदु पर। उनके जीवन के धर्म का क्या प्रभाव था, उनकी धार्मिक जीवन कैसा था, उनका भगवान पर कितना विश्वास था। धार्मिक जीवन की बात करें तो हमारा ध्यान सबसे पहले इस बात पर जाता है कि अन्य सभ्यताओं की तरह सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई मंदिर अभी तक नहीं मिला है, या ऐसा कोई भवन नहीं मिला है जो जिससे यह लगे कि शायद वे लोग मंदिर आदि जाते थे और वहाँ जाकर पूजा करते थे। मूर्तियाँ अवश्य मिली हैं, लेकिन वे मूर्तियाँ अलग अलग जगहों पर मिली हैं, अलग अलग रूप में मिली हैं और उनके अलग अलग अर्थ मायने निकाले गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसा मैंने बताया पूर्व में, ऐसी मोहरें बहुत मिली हैं जिसमें बुल है, सांड है, कुबड़ निकला हुआ है, और इससे ये स्पष्ट ऐसा लगता है कि शायद वे लोग ऐसे पशु की विशेष पूजा करते थे और उसे पशुपति भगवान का रूप माना, आधुनिक पशुपति भगवान का एक रूप माना जा रहा है। कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिसमें एक व्यक्ति योगी के रूप में पालथी मारकर बैठा हुआ है और उसके 3 सींग हैं। इस मूर्ति से ऐसा लगता है कि शायद वे योगिक मुद्रा से वाकिफ थे और शायद उस व्यक्ति को किसी तरह का एक शक्ति का अवतार मानते हुए, रूप मानते हुए उसे पूजते थे। पूजने का क्या तरीका था, अर्चना करने का क्या तरीका था, इसका हमें कोई उदाहरण अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद वे धरती को एक उर्वरका देवी मानते थे, यानी एक महिला की मूर्ति मिली है या एक चित्र उकेरा हुआ मिला है मोहर में, जिसमें एक महिला है और उसके गर्भ से कुछ ऐसा लग रहा है मानो धरती का रूप दिखाई दे रहा है। तो शायद ऐसा माना जाता है कि धरती को एक प्रजनन का एक रूप मानते हुए उसे पूजते थे या उसे इज्जत देते थे। साथ ही वृक्ष की भी पूजा करते थे। कुछ चित्रों में पीपल के पेड़ का चित्र बना हुआ है, व्यक्ति बैठा है और पीपल के 9 पेड़ों का चित्र बना है, जिससे यह माना जाता है कि शायद वे लोग वृक्षों की पूजा करते थे। इसके अलावा कुछ जानवरों को जिसको पालते थे उसके भी वे पोषक थे, पूजा करते थे। मैंने बताया पूर्व में कि उनके किन जानवरों को वो पालते थे और क्यों पालते थे। कुछ को वो अपनी यात्रा के लिए, आवागमन के लिए, कुछ को अपनी सुरक्षा के लिए, और कुछ को चूँकि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, इसलिए हो सकता है कुछ जानवरों को भोजन आदि के रूप में वो
लेते थे और इसलिए उसकी एक तरीके से अर्चना करते थे। ताबीज, जो महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, पुरुषों की मूर्तियां उकेरी हुई मिली हैं मोहरों में, उसमें ऐसा दिखता है कि महिलाओं के हाथ में ताबीज है और वे शायद इस ताबीज पर विश्वास करती थीं या ताबीज की शक्ति पर विश्वास किया जाता था उस ज़माने के लोगों द्वारा। अंतिम बिंदु जो इस पर हम आते हैं वे है कि साथ ही कुछ ऐसे उदाहरण भी दिखे हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे लोग अग्नि पूजा करते थे, यानी आग की पूजा करते थे। व्यक्ति की जब मृत्यु होती थी तो किस तरह के आयोजन होते थे, इस पर ऐसा लगता है कि वे लोग व्यक्ति को दफनाते भी थे, व्यक्ति को जलाते भी थे और मृत लाश को शायद जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, कई बार कई मौक़ों पर, और बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता था या जलाया जाता था। तो तीनों तरह की पद्धति, दाह संस्कार की पद्धति का उस समय पालन होता था, लोग करते थे। और इस दाह संस्कार की पद्धति से ये भी स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग इतने में इतना जरूर विश्वास करते थे कि कुछ शायद अगले जीवन में यह व्यक्ति किसी रूप में जाता है, इसीलिए एक फॉर्मल तरीके से उनका दाह संस्कार किया जाता था। इस प्रकार उनके जो जीवन, धार्मिक जीवन जो था, वह पूजा पाठ पर कितना केंद्रित था इसकी जानकारी तो नहीं है, पर वहाँ की मोहरें, उस समय के पाए गए अन्य मिट्टी के अवशेष, इनसे परिलक्षित होता है कि वे लोग किसी न किसी रूप में किसी शक्तियों को कभी मानते थे, चाहे वो पेड़ हों, चाहे कुछ जानवर हों, चाहे योगी हों, चाहे अन्य कुछ चीज़ें हों। और दाह संस्कार स्वयं में किया जाना यह भी इस बात की इशारा करता है। वह सभ्यता जो इतनी आधुनिक थी, इतनी विशाल थी और इतनी व्यवस्थित थी, यह तभी संभव है जब उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। दूसरे शब्दों में, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी विज्ञान में हम में से किसी तरीके से पिछड़े हों। उनकी वैज्ञानिक व्यवस्था या वैज्ञानिक व्यवस्था की बात करें तो हम पाएंगे कि वे लोग अति आधुनिक थे अपने समय को देखते हुए। मैंने पूर्व में बाट का जिक्र किया, मैंने पूर्व में नाप तौल का जिक्र किया, मैंने पूर्व में आपको बताया कि वे दशमलव से वाकिफ थे। जहाँ तक उनकी लंबाई नापने का जो औजार था वह लगभग 1 फीट का पाया गया है और शायद हाथ का उपयोग भी, हाथ की लंबाई भी वह लेते थे लंबाई को नापने के लिए। वैज्ञानिक प्रगति की बात करने पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है कि आखिर हमें कैसे जानकारी मिली या मिलती है कि उन्हें कितनी वैज्ञानिक प्रगति उनके द्वारा की गई थी। दुर्भाग्य से आज भी हमें उनके लिपि के अनेकों उदाहरण मिले हैं, लेकिन लिपि से हम डिसाइफर नहीं कर पाए कि यह क्या लिखा है। उस पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हो गई हैं कि शायद वे दाएं से बाएं लिखते थे। दूसरा, उनकी लिपि में पिक्टोग्राफिक यानी चित्रों का काफ़ी उपयोग होता था। और तीसरा, वे लिपि से वाकिफ थे, वे लेखनी से वाकिफ थे। यह बात बड़ी स्पष्ट है। ऐसा लगता है कि शायद उनकी जो लिपि थी 400 उसमें अक्षर होते थे, तो यह एक बहुत बड़ी संख्या है और शायद इसीलिए उनकी लिपि से अभी भी हम पूर्ण रूपेण वाकिफ नहीं हो पाए हैं। और विश्वास है कि जब यह लिपि समझ में आ जाएगी तो बहुत सी नई नई धारणाएं, नए नए बातें इस सिविलाइजेशन के बारे में, इस सभ्यता के बारे में सामने आएंगी। इसके अलावा वे चित्रकला और मूर्ति कला से में पारंगत थे। जैसा मैंने बारंबार प्रारंभ से बताया है कि उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न चित्रों से हमें बहुत सी जानकारी मिली है।
ये चित्र रंगीन होते थे, ये चित्र उकेरे गए हुए होते थे और ये चित्र विभिन्न तरह की दीवारों में या पक्की मिट्टी में, पकाई गई मिट्टी में उसको मोहर के रूप में बनाकर बनाए गए थे। और इन्हीं चित्रों में या इन्हीं मूर्तियों में, मूर्ति कला में भी वे बहुत ज़्यादा कुशल थे, उन्हें काफ़ी कौशल हासिल था। इन्हीं मूर्तियों में योगी का चित्र है, इन्हीं मूर्तियों में नर्तकी बालिका का चित्र है, इन्हीं मूर्तियों में वह सांड का चित्र है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, जिसको हम कुबड़ वाला सांड कह सकते हैं, शायद जिसकी वे पूजा करते थे। इन्हीं चित्रों में हमने पीपल का उदाहरण देखा है और आदि आदि। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिंधु घाटी के लोग मूर्ति कला में तो अत्यंत पारंगत थे और उन्हें रंगों की जानकारी भी थी, क्योंकि बहुत से चित्र रंगीन पाए गए हैं और ऐसा लगता है कि वे किस तरीके से मिलाए गए थे, यह तकनीक अभी हमें समझने की ज़रूरत है। साथ ही धातु कर्म भी उनका एक कौशल होता था। धातु कर्म का अर्थ क्या है? वे वाकिफ़ थे तांबे से, वे वाकिफ़ थे कांसे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि तांबे से यदि कुछ बनाना है तो उसे 1000 डिग्री से ज़्यादा गर्म करना होता है, तब जाके वो थोड़ा पिघलता है, तब जाकर वह इतना पिघलता है कि उसका कुछ बनाया जा सके, उसे नया रूप दिया। यानी वो वाकिफ़ थे कि इतनी डिग्री तक टेम्परेचर, तापमान को कैसे ले जाया जाए। साथ ही उनको जानकारी थी कि तांबे को यदि टिन से मिलाया जाए और उसका प्रतिशत कितना रहे, तब जाकर कांसा बनता है। तो कांसे के कुछ उदाहरण भी मिले हैं जो यह बात को स्पष्ट करते हैं कि उन्हें यह वैज्ञानिक सोच थी कि तांबा और टिन मिलाने से कांसा मिलता है, और साथ ही मिश्र धातु को कैसे बनाएं, इसकी कला से वह अच्छी तरह वाकिफ थे। वास्तव में उनके वैज्ञानिक प्रगति के अनेकों उदाहरण हैं। एक उदाहरण और आपको देना चाहूँगा और वह है जल मार्ग से वे व्यापार करते थे। इसका अर्थ जहाज से वे वाकिफ थे, नाव बनाना जानते थे, और गुजरात राज्य में एक बंदरगाह मिला है, एक ऐसा शहर मिला है सिंधु घाटी का जो समुद्र के किनारे है, और वहाँ की खुदाई से ऐसा लगता है कि शायद वह बंदरगाह रहा होगा। लोदाल, LOTHA, लोदाल गुजरात का एक क्षेत्र जहाँ पर संभावना है कि सिंधु घाटी के लोग वहाँ से मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ अपना व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया में भी वहाँ भी जो मुहरें पाई गई हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये मुहरें शायद भारत से वहाँ गई थीं। और मेसोपोटामिया के साहित्य में या उनके मुहरों में मेहुल नाम की जगह का जिक्र है, जो शायद माना जाता है मरकान, जो ईरान के पास जो एक शहर का मैंने जिक्र किया, जो सिंधु घाटी का सभ्यता का एक अंतिम छोर माना जाता है पूर्व में, उस शहर का शायद मेहुल नाम उनके अनुसार था। मेलुका उनके अनुसार यह नाम था। इस प्रकार इनके वैज्ञानिक प्रगति की जानकारी जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता अत्याधुनिक सभ्यता थी। अत्याधुनिक सभ्यता सभी दृष्टि में, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे वो नगरीय शैली हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या आर्थिक संरचना हो। हमें केवल उनके राजनीतिक जीवन की जानकारी बहुत कम मिली है। यहाँ पर वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो हमें एक शिलाजीत जैसी चीज़ की भी जानकारी मिली है जो शायद उनको शक्ति देने का काम करती थी। यह तभी संभव, इस तरह की जानकारी उनको थी, यह तभी संभव है जब वह वैज्ञानिक क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुशल रहे होंगे। यह सभ्यता जो इतनी विशाल थी, जो इतनी विशेषताओं से भरी हुई थी और जो इतनी आधुनिक थी, आखिर इसकी पतन कैसे हुआ, आखिर इसकी समाप्ति कैसे हुई, यह सभ्यता क्यों जारी रह नहीं पाई, इसको लेकर विद्वानों में, पुरातत्व शास्त्रियों में
विभिन्न तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन उस समय की हुई भौगोलिक उथल पुथल के कारण हुआ होगा, जिसमें शायद भूकंप आदि रहा होगा, और इस भूकंपों से जो जमीन हिली होगी, समुद्र के पानी ने वहाँ पर पूरी सभ्यता को समाप्त कर दिया होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भूकंप आदि से शहर ख़त्म होते हैं, नगर टूटते हैं, नगर बर्बाद होते हैं, लेकिन सभ्यता समाप्त नहीं होती। तो इस प्रकार यह जो उत्तर है या यह जो सोच है, यह पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है। दूसरा कारण जिसको लेकर लोगों में विवाद है, जिसे लोग पुरातत्वशास्त्री कहते हैं, वह है शायद नदी का मार्ग बदलना। उस समय की जो 2-3 नदियां थीं, उन्होंने निश्चित रूप से मार्ग बदला। मार्ग बदलने से संभावना है कि वहाँ की ज़मीन शुष्क हो गई होगी, बंजर हो गई होगी, मौसम परिवर्तन हुआ होगा, और इस मौसम परिवर्तन और बंजर होने से वहाँ की सभ्यता टूट गई और वे लोग अलग अलग जगह बिखर गए। ये बात भी देखी जा रही है कि जो बाद का काल है, 1900 से 1600 तक का काल, मैंने जैसा आपको बताया, वह इनका पूर्ण विकसित काल है। लेकिन 1600 से बाद के काल में देखा जा रहा है कि क्षेत्रीयता ज़्यादा पनपने लगी। जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो सब चीज़ें कॉमन दिखती थी, सामान्य दिखाई देती थी, एक रूप दिखाई देती थी, अब वह धीरे धीरे कम होने लगी। ईंटों का आकार, ईंटों का क्वालिटी, ईंटों की गुणवत्ता, बर्तनों की गुणवत्ता, जो अन्य कार्य थे उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन दिखाई दिया, बदलाव दिखाई दिया, विभिन्नता दिखाई दी। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद जो केंद्रीय जो सत्ता थी, जो पूरा केंद्रित था एक हाथ में, वह शायद समाप्त हो गया। साथ ही तीसरा कारण भूकंप आदि पहला, उसके अलावा नदी का मार्ग बदलना, जिसमें सिंधु घाटी भी है, सिंधु नदी भी शामिल है। इन सब के मार्ग बदलने से बंजर होना, या इन सब के मार्ग बदलने के कारण शायद शहरों का इस नदी में बह जाना। तीसरा और अंतिम कारण जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार श्री व्हीलर ने कहा है, वह कहा है कि शायद आर्य लोगों के विदेश से आने पर उन्होंने जो हमले किए, वह इस सभ्यता के पतन का कारण बना, और यह सभ्यता जो वैसे ही अपने पतन पे थी, वह पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई। लेकिन आखिर इसका निश्चित कारण क्या है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता जो 3500 ईस्वी पूर्व से समाप्त हुई, पूर्व से प्रारंभ हुई, और जाकर 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास जिसकी समाप्ति मानी जाती है, वह सभ्यता जो अपने साथ अनेकों विशेषताएं लाई, वह सभ्यता जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ईजाद की, वह सभ्यता जब समाप्त हुई तो इसके साथ ही देश के इतिहास का एक नया दौर प्रारंभ हुआ, और सिंधु घाटी की सभ्यता की समाप्ति एक बहुत अहम घटना हमारे इतिहास में मानी गई।